एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। किस्मत भी इंसान के साथ कैसे कैसे खेल खेल लेती है, इंसान को कहां से कहां पहुंचा देती है। कुछ वक्त के साथ मैं न चल सका था, बहुत मजबूर हो गया था। जब नसीब का थप्पड़ पड़ता है तो अच्छे अच्छों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं तो था ही निकम्मा और कमीना, जो बोएगा वही तो काटेगा, सच कहा था किसी ने। इंसान जो कुछ करता है उसका फल उसे दुनिया में ही मिल जाता है। निकम्मे और कमीने आदमियों के आगे उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलती है। वह अपने कर्मों की सज़ा इसी दुनिया में भुगत कर जाता है। मैं उस दिन दबे पाँव दरवाज़ा खोलकर घर में दाखिल हुआ। भगवान की कृपा थी, आंगन में बल्ब जल रहा था। मैं यूं आराम से बगैर आवाज़ किए मैंने दरवाज़ा बंद किया था और आराम से कदम उठाता आंगन में एक तरफ बने हुए बाथरूम में चला गया था। बाथरूम में दाखिल होते ही मैंने आराम से सांस अपनी ऊपर नीचे थी उसको बराबर किया। अब मुझे कोई डर नहीं था। थोड़ी देर के बाद बाथरूम से निकलकर अपने कमरे में आ गया था, जहां मेरी पत्नी बड़ी आराम से सो रही थी। मैं उसको गुस्से की नज़रों से उसकी तरफ देखा था और फिर उसके बेवकूफ़ी पर सर झटका। रात के 3 बज रहे थे। मेरी पत्नी इतनी गहरी नींद में सोया करती थी कि उसको पता ही नहीं चलता था कि उसका पति रात रात भर बाहर गायब रहता है। वैसे मेरे लिए अच्छा ही था। उसकी ये बेहोशी की नींद मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होती थी, वरना शुरू दिनों में मैं परेशान हो गया था कि उसके होते हुए मैं घर से बाहर कैसे जाऊंगा। मैं तो उसको बेहोशी की दवा देने का सोच रहा था, लेकिन जल्द ही ये हकीकत खुलकर सामने आ गई थी। उसको किसी भी दवा की ज़रूरत नहीं थी। ये तो आदमियों से शर्त लगाकर सोया करती थी। सुबह भी 4 से 5 बार आवाज़ देने पर ही जागा करती थी, तब उसकी आँख खुलती थी। ये तो मुझे अपने माँ बाप का डर था कि मैं उस टाइम घर पर आ जाता था। अगर हम अकेले होते मैं पूरे यकीन से कह सकता था मैं घर से पूरी रात बाहर रहने के बाद भी सुबह आकर उसको जगाता, तब भी उसकी आंख ना खुलती। मैं रात में कहाँ था, मेरी पत्नी को इस बारे में कुछ भी मालूम ना होता। मुझे बहुत सख्त नींद आ रही थी। मैं अपनी जगह पर लेटा और कुछ ही देर में नींद की गहरी वादियों में खो गया था। अगले दिन मेरी आंख थोड़ी रोशनी आने पर खुली थी और मैं बहुत गहरी नींद में सोया था। समझ नहीं आया, ये तो मेरा रोज़ का काम था और ये तो रोज़ की कहानी थी। मेरे पापा अपना गुस्सा माँ पर उतारते थे और माँ मेरी पत्नी को अड़े हाथ लेती थी, क्योंकि झगड़े का पूरा कारण सिर्फ मैं ही था। पापा चाहते थे कि मैं सुबह सवेरे 6 बजे अपनी दुकान खोला करूं, जबकि सारी रात जागने के बाद मेरी आंख लाख कोशिश के बावजूद भी सुबह नहीं खुलती थी। पापा माँ को डांटते, उसे टाइम पर उठाकर दुकान भेजा करो, क्योंकि परचून की दुकान सुबह सवेरे ही ज़्यादा चला करती है। पर मेरा तो रोज़ का रूटीन वही था। चोरी से रात को घर से बाहर रहता था और मेरी माँ आगे से मेरी पत्नी पर सारी जिम्मेदारी डाल देती थी और बीच में कभी कभार माँ के गुस्सों की वजह से नींद भी खराब हो जाती थी। माँ उसको कहा करती थी, कितनी बार कहा है कि वक्त से सो जाया करो और टाइम पर सुबह उठ जाया करो। खुद भी तुम दिन चढ़े तक सोती रहती हो और मेरा बेटा कैसे जागेगा। ये तो फिर तुम्हारा काम है कि पति को वक्त पर उठाना, नाश्ता बना कर देना, फिर काम पर भेजना, लेकिन तुम्हें तो कोई फिक्र नहीं है। अब कल से मैं ना देख लूँ कि तुम आधे दिन तक सोई पड़ी हो या उसने जल्दी जाकर दुकान न खोला, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभी माँ उसको कुछ कहती, जाकर माँ के गले लग गया और माँ को तसल्ली के साथ बीवी को नाश्ता लगाने को कहा। माँ की डांट सुनते ही सहम सी खड़ी हो गई थी। वह जल्दी से रसोई में भाग गई थी। मैं रोज़ की तरह माँ से वादा किया कि मैं कल से जल्दी सो जाऊँगा। माँ हर दिन की तरह मेरी बातों में आ गई थी, मगर खुद मुझे दूर दूर तक ऐसा कोई दिन नज़र नहीं आ रहा था जिस दिन मैं 6 बजे जाकर अपना दुकान खोलता। खैर मम्मी को बहलाना ही था। मैं कमरे में आया और अपनी पत्नी से कपड़े लेकर नहाने चला गया। फ्रेश होकर बाहर आया तो मेरी पत्नी मेरा नाश्ता चारपाई पर रख चुकी थी और खुद एक तरफ हाथ बांधे नज़रें झुकाए खड़ी थी। ये मेरा ही कमाल था, वो मुझसे जुबान लड़ाना तो दूर की बात, मेरी तरफ देखने की हिम्मत भी ना करती थी। मैंने शुरू दिन से ही उसको दबा कर रखा हुआ था और पहले दिन ही अच्छी तरह समझा दिया था कि मेरे सामने जुबान चलाई या ज़्यादा चू चप्पड़ करने की कोशिश की तो मैं तेरे ऊपर हाथ उठाने में ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा। इस बात का असर था। शादी के 6 महीने बीत गए थे। वो मुझसे बात करने में भी डरती थी। मैंने उसे देखते ही दिल में खुद को हिम्मत दी थी, वरना जब जब मैं अपने यारों को देखता था जो अपनी पत्नी के इशारों पर घूमा करते थे,
उनको देख देख कर मुझे गुस्सा आता था। मेरी नज़रों में ऐसा इंसान मर्द कहलाने के लायक नहीं होता जिसकी पत्नी ही उसके कंट्रोल में ना हो। खैर, मैंने नाश्ता किया और दुकान जाने के लिए घर से निकल पड़ा। सुबह के 12 बजने वाले थे। अगर मैं अभी भी दुकान ना पहुंचता तो पापा मेरे पास घर पर आ जाते। मैं दुकान खोलकर बैठ गया। ग्राहक आने शुरू हो गए थे। बस इक्का दुक्का ही लोग। दोपहर की दुकानदारी कम ही होती थी। दुकानदारी का सही टाइम सुबह और शाम को ही होता है, इसलिए पापा भी सुबह दुकान खोलने पर जोर देते थे। मगर अब उनको कैसे बताऊं कि मैं सुबह सवेरे क्यों नहीं जा सकता। फिर खाने में दिन के 2-2:30 बजे दुकान पर ही खा लिया करता था। पास में ही खाने का ढाबा था, उसी दुकान से खाना पैक करवा लिया करता था। रोटियां और चावल ले लिया करता था। आज भी जब रोटियां लेकर वापस आया था, दुकान के सामने एक लड़की खड़ी हुई थी। उसके बदन पर पूरा सफ़ेद कपड़ा, पाँव में फटी हुई चप्पल थी। मैंने उसको बड़ी गौर से बुरी नज़रों से उसे देख रहा था। उसने अपना चेहरा छुपा रखा था, मगर उसके बाद भी वह चादर को मुंह पर रखकर छुपा रही थी और साथ ही साथ मुड़ मुड़ कर चारों तरफ देख रही थी। मैंने खाना एक तरफ रखा और उससे पूछा कि उसे क्या चाहिए, तो उसकी गहरी मरीली सी आवाज़ सुनाई दी। वह 5 किलो आटा लेने आई थी। मैंने एक बार फिर से सर से और पाँव तक उसे देखा और फिर उसको आटा तौल कर दिया। उसने अपने हाथ में मौजूद 150 के मुड़े हुए नोट काउंटर पर फेंक दिए और फिर जल्दी से आटा उठाकर चली गई। मैंने जल्दी से नोट खोलकर देखे, कहीं ये मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना गई। उसके हाथों में नोटों की हालत बहुत बुरी थी और गीले से नोट थे, मगर थे असली। मैंने वो उठाकर गले में डाल दिए और फिर खाना खाने बैठ गया। मैंने रात को करीब 8 बजे ही दुकान बंद कर दी। ग्राहक अभी आ ही रहे थे और दूसरे मुझे नींद भी आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि घर जाकर खाना खाकर सो जाऊंगा और फिर बाहर जाने के टाइम मेरी नींद पूरी हो जाएगी। अपनी सोच पर पूरा उतरता हुआ मैं कुछ ही देर में घर पहुंच चुका था। मैंने खाना खाया और जाकर सोने के लिए लेट गया, जबकि बाकी सब अभी भी बाहर ही बैठे हुए थे। उन सब ने 10 बजे करीब ही सोना था और जैसे मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। मेरी आंख मेरे मोबाइल पर होने वाली वाइब्रेशन से खुली थी। जब मैंने घड़ी पर वक्त देखा, 12 बज रहे थे। फ़ोन पर बार बार मेरे दोस्तों की कॉल आ रही थी। मैंने गर्दन घुमाकर देखा तो एक तरफ मेरी पत्नी सो रही थी। मैं कमरे से बाहर निकल आया। अब मैं अपने माँ और पापा को देखकर तसल्ली करना चाहता था, वह भी सो गए हैं या नहीं। मेरी तरफ से तसल्ली हो गई क्योंकि मेरे मम्मी पापा गहरी नींद में सो रहे थे। मैं कमरे में आया, फिर मैंने अपनी जैकेट उठाई और बिना आवाज़ किए घर से निकल गया। मेरे दोस्त मेरे ही इंतज़ार में थे। कुछ ही देर बाद हम अपने रोज़ वाली जगह पर पहुंच गए थे और सब बैठकर अपने अपने किस्से सुना रहे थे। वे अपनी अपनी पत्नियों से कैसे बचकर आए हैं और उनको कैसे कैसे चकमा देकर निकले हैं। एक दो ने बाकायदा पत्नियों को नींद की गोलियां देना शुरू कर दी थी। मैं इस सब मामले में गर्दन अकड़ाकर बैठा हुआ था, क्योंकि इन सब के बीच मैं ही अकेला था जिसको ना किसी बहाने की ज़रूरत पड़ती थी और ना ही कोई चकमा देने की। मेरी पत्नी थी वो बेवकूफ़ थी। उसके दिमाग में तो कभी ये भी बात नहीं आई होगी कि उसका पति रात को बाहर रहता है। मैं मज़े से दोस्तों के बीच में बैठा अपनी पत्नी का मजाक उड़ा रहा था और सबको उसकी कम अकल और बेवकूफ़ी के किस्से सुना रहा था। अपनी पत्नी को जाने बगैर यहाँ बैठकर किसको बेवकूफ़ कह रहा था, वह किस तरह समझदार थी और किस कदर अक्लमंद थी, इसका अंदाज़ा मुझे जल्दी ही हो गया था। जब रात 12 बजे तक रात बिताने के बाद मैं रोज़ की तरह सुबह पूजा आराधना से पहले 4 बजे घर पहुंचा तो अब सुनिए मेरी कहानी मेरी जुबानी। मेरा नाम राजू है। मेरी उम्र 32 साल की थी। मेरा संबंध एक बनियों के घर से था। मेरे पापा का अपना कारोबार था, वे कपड़ों की डाई का काम किया करते थे और मेरी माँ हाउसवाइफ थी। माँ पापा की शादी बड़ों की मर्जी से हुई थी। अब तक बड़ी कामयाबी से चल रही थी और खुशी ज़िंदगी बिता रहे थे। मेरी पैदाइश उनकी शादी के 2 साल बाद हुई थी। मेरे आने से उनकी खुशियों को 4 चांद लग गए थे। अब मेरे बलाए लेते थे। देखने में बहुत खूबसूरत था और माँ पापा की पहली औलाद भी था। पापा वो मेरे सारे नखरे उठाते थे। पापा बड़े फ़क्र से मुझे लोगों से मिलवाते थे। मैं उनकी हिम्मत और ताकत हूँ, उनके बुढ़ापे का सहारा बनूंगा। माँ भी मुझे ढेरों आशीर्वाद दिया करती थी। मुझसे बहुत सारी उम्मीदें लगाए बैठी थी, मगर काश उनको खबर होती उनके बुढ़ापे में कैसे मैं उनके सारे अरमानों की धज्जियाँ उड़ाऊंगा, कैसे उनके नाम को डुबोऊंगा। वो पैदा होते के साथ ही मेरा गला घोंट कर मुझे मार देते, मगर उनको तो अंदाज़ा भी नहीं था कि जिसको वे अपना ताकत और हिम्मत कह रहे थे वही बुढ़ापे में उनका नाम डुबो देगा, सारे ज़माने के सामने उनको रुस्वा कर देगा। मैं एक बहुत ही नालायक बच्चा था। स्कूल में हमेशा प्रमोट ही पास हुआ करता था। मेरे 3 साल बाद मेरी 3 बहनें और पैदा हुई थीं, जिसका नाम
माँ ने सुहाना रखा था, परवीन, रंजना और मेरी बहनों ने 10वीं तक हाई स्कूल में पढ़ाई की थी। मैं बहुत मतलबी और घटिया किस्म का इंसान था। स्कूल में तो चलो मैं और मेरी बहनें होती थी, मगर कॉलेज घर से काफ़ी दूर था, इसलिए मेरी बहनों को वहाँ पर एडमिशन नहीं दिलवाया गया और मैं अपने पापा से जिद करके अपना एडमिशन कॉलेज में ले लिया था। वह सिर्फ लड़कों का कॉलेज था। यूँ मैंने घर में पहला फैसला किया था, सबको मेरा फैसला मानना भी पड़ा था। मेरा तो सीना ही चौड़ा हो गया था। मुझे कॉलेज जाते हुए 4 साल हो गए थे और उस बीच में जिन लड़कों की उठ बैठ में रहता था, मैं उनके जैसा ही हो गया था। सुहाना और मेरी बड़ी बहनें प्राइवेट स्कूल में पढ़ा करती थी। सुबह सवेरे ज़्यादा कॉलेज के नाम पर सारा दिन दोस्तों के साथ आवारागर्दियाँ करता रहता और शाम से कुछ देर पहले घर में दाखिल होता। वक्त बीतता जा रहा था, मेरा कॉलेज में आखिरी साल चल रहा था। मैंने पापा से कहकर ग्रेजुएशन के बाद ही मोबाइल फ़ोन ले लिया था। पूरी पूरी रात मोबाइल फ़ोन पर लड़कियों से चैटिंग करने में बिजी रहता था। ये मेरे दोस्तों का और मेरा खास आदत बन चुका था। मोहल्ले से निकलते ही हम लोग अच्छाई का कपड़ा उतार देते थे और हर आने जाने वाली लड़की पर लाइन मारा करते थे। कुछ तो बेचारी डर से रास्ते ही बदल लिया करती थी और कुछ हमारी तरह ही होती थी, जो दोस्तियाँ लगाकर हमारे साथ खूब मज़े करती थी। हम लड़कों को जैसे और कोई काम ही नहीं था, बस लड़कियां सेट करनी, दूसरे के आगे बड़े बड़े डींगे हाँकना। और मेरी इतनी सारी लड़कियों से दोस्ती है और इतने मेरे साथ सेट हैं। कुछ जो बेचारी मासूम सी होती थी, उनको हम आए रोज़ किसी न किसी तरह से ब्लैकमेल करते रहते थे और अब हम नशे की आदी भी हो गए थे। हम शराब, सिगरेट ये सब पीने लगे थे, मगर हम नहीं जानते थे कि हम किस दलदल में गिरते चले जा रहे हैं, जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं है। एक दिन रोज़ के हिसाब से यूं ही रात में मोबाइल पर बिजी था जब मुझे मेरे दोस्त की कॉल आई। इतनी रात को उसकी कॉल देखकर मुझे परेशानी हुई थी। आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि वह कॉल आधी रात को आई। मैंने थोड़ा परेशानी में कॉल उठाकर फ़ोन कान से लगा लिया। मेरे दोस्त ने मुझे कहा, जल्दी से घर से बाहर आओ, हमें कहीं जाना है। मैं एकदम घबरा गया। दिन में जो भी था, मैं रात को यूं कभी घर से बाहर नहीं गया था। मैंने मुंह पर ही मना करने की कोशिश की तो दूसरी तरफ से मुझ पर हंसने की आवाज़ सुनाई दी। मेरे दोस्त मुझे माँ बाप का लाडला कह रहे थे। अब बात मेरी इज्जत पर आ गई थी। अगर मैं घर से ना जाता तो वो सब यूं ही सारी ज़िंदगी मेरा मजाक उड़ाते रहते। तभी मैं बाहर जाने का फ़ैसला किया। अब तक तो मैं कभी रात को घर से बाहर नहीं निकला था, मगर मैं उस बात से बेखबर था। उन दोस्तों के साथ जाकर मैंने जो नाक ऊंची करवानी थी, एक टाइम मुझे वही नाक ज़मीन पर रगड़नी होगी, मगर मैं इस बात से बेखबर था। जल्दी से तैयार हुआ और एक नज़र पूरे घर में दौड़ाई, फिर दबे पाँव घर से बाहर जाने लगा। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे और माथे पर डर का पसीना भी चमकने लगा था। अगर उस टाइम मुझे माँ और पापा ने बाहर जाते देख लिया तो मेरा अंजाम अच्छा नहीं होगा, मगर यूं ही मैं खुद को मजबूत बनाते दरवाज़ा खोलकर घर की दहलीज को पार कर गया था। जहाँ कुछ ही दूरी पर मेरे दोस्त खड़े थे, मैं सीधा उनके पास गया था, मगर उनके पास पहुंचने से पहले अपने माथे का पसीना साफ करना ही भूल गया था। मैंने अपने दोस्त से पूछा, इस टाइम आधी रात को उनको किस पागल कुत्ते ने काट लिया जो यूं गर्म बिस्तर छोड़कर इस सर्दी में खड़े हैं। तो मेरे दोस्त हंसने लगे, हंस दिए और बोले, फिक्र ना कर दोस्त, जहां हम जा रहे हैं वहां का माहौल भी बहुत गर्म है, तुम्हें गर्म बिस्तर छोड़ने का जरा भी अफसोस नहीं होगा। खैर, हम सब गाड़ी में बैठे और बताए गए जगह की तरफ चल पड़े थे। करीब आधे घंटे के सफ़र के बाद गाड़ी एक फार्म हाउस के तरफ ले ली। फार्म हाउस के अंदर गाड़ी रुक गई। मैं गाड़ी से उतरकर दोस्तों के साथ अंदर जाने लगा। मेरा ज़मीर बार बार मुझे चीख चीख कर मना कर रहा था, मुझे रोक रहा था, मगर मैं अपने ज़मीर की आवाज़ को बंद कर डाला। उस फार्म हाउस के अंदर दाखिल हो गए। जैसे ही अंदर पहुँचे, मेरी आंखें हैरत से फटने वाली हो गई थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। वहाँ पर लड़कियों का भीड़ था। सारी लड़कियाँ आधे नंगे कपड़े पहनकर डांस कर रही थीं। मुझे यहाँ भी मेरे ज़मीर ने मुझे मना करना चाहा था, मगर मैंने ना सुनी और एक तरफ जाकर बैठ गया। वहीं बैठे बैठे मैंने सिगरेट सुलगाई और धुएं उड़ाने लगा। सिगरेट मैंने 11वीं कक्षा में ही पीनी शुरू कर दी थी। मेरे दोस्त भी सिगरेट फूंक रहे थे, मैं बिजी था, मगर वहाँ की लड़कियाँ साथ ही साथ छेड़खानियाँ भी कर रही थी, मुझे डांस करने को कह रही थी। मेरा तो यहाँ पर पहला दिन था, ज़्यादा देर वहाँ ना बैठ सका था। मुझे घर की फिक्र खाई जा रही थी और अजीब सी बेचैनी थी। इस बेचैनी को दूर करने के लिए मैं 1 घंटे के अंदर ही अपने घर पर मौजूद था। घर में दाखिल होते ही एक हवा का झोंका जो ही मेरे बदन से टकराया, मुझे एकदम से आराम आ गया। मैंने खुद से वादा कर लिया था कि अब दोबारा वहाँ नहीं जाऊँगा, मगर अगले ही दिन फिर से अपने वादे से मुकर चुका था। वक्त के साथ साथ मेरा डर भी खत्म हो गया था। अब मैं बगैर किसी के बुलाए वहाँ चला जाया करता था
वहाँ कुछ हसीनाएं तो अपनी मर्जी से आया करती थी, जबकि कुछ मजबूर और अनाथ लाचार बेबस थीं। मेरे दोस्त तो उनके बेबसी और लाचारी का खूब फ़ायदा उठाया करते थे। बात सिर्फ सिगरेट तक नहीं रही, बल्कि हम लोग तो अब बाकायदा शराब वगैरह भी पीने लगे थे। नशे की बुरी लत हमारी हालत को थोड़े ही दिनों में ख़राब कर देती थी। मेरी पढ़ाई पूरी हुई ना थी। 2 साल का टाइम बीत चुका था, मगर अभी तक मुझे कोई नौकरी नहीं मिली थी। उसकी एक वजह शायद ये थी कि मैं नौकरी करना ही नहीं चाहता था। कुछ साल के बाद मेरे पापा ने मेरे लिए एक किराने की दुकान खोल कर दे दी। मेरा कारोबार अलग करवा दिया ताकि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं, क्योंकि घर में मेरे पापा अब नहीं चाहते थे कि मैं ज़्यादा बैठूं। उन्होंने मुझे दुकान खोलकर बिजी करना चाहा। फिर पापा ने दुकान खोलकर बैठा दिया था। चलो नाम का ही सही, बिजनेस तो था। उन्हीं दिनों घर में मेरी बहन के रिश्ते आने लगे थे। जब माँ ने बहन के मामले में मेरी राय लेनी चाहिए तो मुझे खुद पर बहुत फ़ख्र हुआ। यूँ जल्दी ही एक जगह मेरी बहन की बात पक्की कर दी गई। उसके साथ ही न जाने पापा को क्या सूझी कि उन्होंने मेरा रिश्ता भी एक जगह पर तय कर दिया। मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा आ गया था, क्योंकि पापा ने इस बार मेरी कोई राय ना ली थी। मैंने बहुत तूफान मचाया था। मैं शादी नहीं करना चाहता था। शादी का मतलब मुझे मेरी आज़ादी का छिन जाना था। ये अंदाज़ा तो मुझे हो गया था। मेरे कुछ दोस्त पक्के जुर्म के गुलाम बन चुके थे। शादी से पहले जो बेफिक्र से हर तरफ आते जाते रहते थे, हर बात में अपनी मर्जी करते थे, अब वही पूरी तरह से अपने पत्नियों के हुक्म के गुलाम बन गए थे। बस इसी वजह से मैं शादी के नाम से भी मुकरता था, मगर पापा के सामने मेरी कोई दाल ना गली। यूँ मेरी बहन के शादी के 1 महीने पहले ही मेरी शादी कर दी गई। 1 हफ्ते तक मेरी रूटीन बहुत डिस्टर्ब हो गई थी, मगर उसके बाद मैं अपनी पत्नी की तरफ से बेफिक्र हो गया था। वह मेरी बात मानने वाली पत्नी थी। उसे सिर्फ एक बार समझाया था कि मुझे फजूल बोलने वाली औरतें बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। मैं उनसे नफरत करता हूँ। मेरे सामने अपना मुंह बंद ही रखना। वह सीधी सादी औरत थी। मेरे डांटने पर समझ गई थी। कोई मेरी शादी के 10 दिन के बाद ही ये बात थी। मेरी पत्नी मायके गई हुई थी। मैं सुबह उठकर हाथ मुंह धोने के बाद मैंने अपनी बहन से कहा कि मुझे नाश्ता कमरे में ला कर दे दो। कुछ ही देर बाद मेरी बहन नाश्ता लेकर कमरे में आ गई थी। मैं नाश्ता करने लगा, जबकि वो मेरे पास बैठ गई। मैंने उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा था। पूछा, कोई काम है? इधर उधर देखने लगी और फिर आखिरकार हिम्मत करके बोल पड़ी। उसकी बात सुनने के बाद एक पल लगा था। मेरा पारा आसमान तक पहुंच गया। मैं उसको चुभती हुई नज़रों से देखने लगा था। मुझे उसकी दिमागी हालत पर शक हुआ था। शादी में 20 दिन रह गए थे और वह शादी करने से मना कर रही थी। मैंने बहुत गुस्से से उसको कहा, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? क्या बकवास कर रही हो? वह रोने लगी और कहने लगी, भैया प्लीज़ पापा को कहो ना, उन लोगों को मना कर दे, मुझे वहाँ शादी नहीं करनी। मैंने अपनी बहन की बात सुनकर मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा था। और फिर जो शादी 20 दिन के बाद होनी थी, वह मैंने 1 हफ्ते के अंदर करवा कर उसको विदा कर दिया था। बहुत रोती रही। उसने मेरी बहुत विनती की, मुझे भगवान के वास्ते दिए, मगर मैं तो अड़ गया था। अपनी बहन की एक ना सुनी। विदाई से पहले उसने मुझे जो बात कही, उसने घर की पूरी छत मेरे सर पर गिरा दी। मैं अपनी तरफ से अपनी राज को सबसे छुपाए बैठा था, मगर मेरी बहन मेरे बारे में सब कुछ जानती थी। उसने मुझसे कहा, भाई तुम जो मेरे साथ कर रहे हो ना, भगवान उसके लिए तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। भाभी तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, उसको धोखा मत दो और अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। जो तुम कर रहे हो वो बहुत गलत है। ये सब सही नहीं है, क्योंकि तुम्हें उन सब की हाय लगेगी। उसकी बात सुनकर एक पल मुझे खुद में शर्मिंदगी महसूस हुई थी, मगर ये सब एक ही पल की थी जो सबके सामने खुलने वाली थी, मगर बिना खुले रह गई। मेरे कैरेक्टर के बारे में मेरी बहन को सब कुछ मालूम हो गया था, मगर अब उसने कौन सा इस घर में रहना था। मैंने उसकी बातों पर कान धरना छोड़ दिया था। मैं शराब और नशे की लत में लगा अब हर गंदा काम करने लगा था। भगवान ने मुझे जो सही रास्ता दिखाया था, उसके बावजूद भी मैं हर गंदा काम करता था और बाहर मुंह मारता फिरता, क्योंकि मुझे ये सब चीज़ खाने पीने की लत लग चुकी थी। अब तो मैं अपनी हवस बुझाने के लिए लड़कियों को भी अगवा कर लेते थे, फिर उसके बाद उनको ब्लैकमेल करते रहते। वह मारे डर के किसी को भी कुछ ना बताती, मगर बद्दुआ जरूर देती। भगवान तुम्हारा कभी भला नहीं करेगा। जो हमारे साथ कर रहे हो वह सब भी तुम्हारे साथ होगा। मगर मेरे जैसे राक्षसों पर उनकी शराब का क्या असर कर सकती थी। मगर कहते हैं ना, जब किसी के दिल से आह निकलती है तो सीधा भगवान को भी हिलाकर रख देती है। हमारे पापों के घड़े अब भर चुके थे। अब हमारे हिसाब का वक्त आ गया था। उस रात जब मैं दोस्तों के बीच में बैठा अपनी पत्नी के बुराइयां करने के बाद घर में दाखिल हुआ, तो मेरी पत्नी ने मेरा हिसाब लेना चाहा और वह मेरे इंतजार में अभी तक जाग रही थी। न सिर्फ जाग ही रही थी, बल्कि मुझे देखते ही आकर मेरे कदमों में रोने लगी और कहने लगी, प्लीज ये सब कुछ छोड़ दो, पाप के रास्ते पर मत चलो।
तुम मुझसे खुश नहीं हो तो बेशक दूसरी शादी कर लो, मगर यूँ ज़्यादा अपने आप को पाप के रास्ते में ना ले जाओ। कोई क्या कहेगा। उसने आज पहली बार मेरे सामने जुबान खोली थी। उसकी बातों से पता चल रहा था वह पहले से ही सब कुछ जानती हो। मेरा एकदम दिमाग घूम गया था। मैं जल्दी से दरवाज़ा लॉक किया और उसे बिना वजह मारना शुरू कर दिया। मेरी विनती करती रही मगर मुझे उस पर थोड़ा सा भी तरस नहीं आया। मैं तब तक उसे मारता रहा जब तक मेरा गुस्सा नहीं उतरा, ये जाने बगैर कि कब से वह दुनिया से मुंह मोड़ चुकी थी। मैं उसको यूं छोड़कर सो गया। सुबह आंख खुली तो देखा वह अब तक अपनी जगह पर पड़ी हुई थी। मैंने गुस्से में उसे उठाकर खड़ा किया मगर वह अगले ही पल ज़मीन में फिर से गिर गई। मैंने जल्दी से उसका नबज चेक किया तो वो बिल्कुल ठंडी पड़ चुकी थी। मुझे उसकी मौत की खबर हो चुकी थी। मैंने कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका तो मेरे पापा दुकान पर चले गए थे। माँ भी शायद पड़ोस में गई थी। मैंने मौका देखकर घर के आंगन में ही एक तरफ गड्ढा खोदकर दफना दिया और फिर जाकर आराम से नाश्ता करने लगा। और कुछ ही देर बाद माँ घर में आ गई। उसने बहू का पूछा तो मैंने मक्कारी से कह दिया कि उसकी माँ की तबीयत खराब थी इसलिए अपने घर गई। माँ को मेरी पत्नी के अकेले जाने पर हैरानी तो हुई थी। तभी मैंने कहा, मैंने खुद रिक्शा पर बिठाया है, चली गई होगी। मैं नाश्ता करके दुकान पर आ गया। मैं पहले जितना ही आराम से था। मेरा जमीर अब मर चुका था। इतना ही मैं शराबी और कातिल होने के बावजूद भी आराम से घूम रहा था। मुझे किसी तरह का कोई गिल्टी फील नहीं था, न शर्मिंदगी था। और अब 2 दिन के बाद मेरी पत्नी घर ना आई तो मैंने पापा और माँ के सामने उसकी बुराइयां शुरू कर दी थी। उसके घर कॉल करके उसके बारे में पूछा। उनका जवाब मेरे सोच के हिसाब से ही था। वह तो यहाँ आई ही नहीं। बस फिर क्या था, मैंने कहानी पहले से ही बना रखी। मैंने अपनी तरफ से उस सारी जगह पर ढूंढना शुरू कर दी थी लेकिन वह जिंदा होती तो मिलती ना। मैं सबके सामने यही सोच किया कि वह किसी के साथ भाग गई और दोबारा इस घर में उसका नाम ना लिया जाए। यूँ कुछ दिनों के बाद मामला ठंडा पड़ गया था और मैं रोजाना के हिसाब की तरह हो गया था। उस दिन वह गरीब लड़की आटा लेने आई। मैं उसका जायजा ले रहा था। हर तीसरे या चौथे दिन वह आटा लेने आया करती थी। यूं ही एक दिन जाने मुझे क्या सूझी, अब वह दुकान पर आई तो मैंने उसके कान में कहा कि अगर 5 किलो मुफ्त में आटा चाहिए तो मेरे साथ एक रात बिताओगी। 12 बजे दुकान पर आ जाना। मैं अपनी तरफ से सोचा था शरीफ लड़की है, मना कर देगी, उससे जान छूट जाएगी। आटे के साथ वह छोटी मोटी चीज़ उधार भी ले जाया करती थी जिसका बिल 3,000 से भी ज़्यादा हो गया था। मैं उसे पीछा छुड़वाना चाहता था मगर उसकी बात सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई। रात में आने के लिए राजी हो गई थी। मैंने आधी रात को उसको दुकान पर आने को कहा। उसके आने के बाद अपने दोस्तों को भी नए शिकार के बारे में बता दिया। वह रात को दुकान पर आ गई। रात को ठीक 12 बजे वह लड़की दुकान पर आई। मैंने उसके अंदर आते ही दुकान का शटर बंद कर दिया था। वह लड़की 4 लड़कों को देखकर भी जरा ना घबराई थी और अजीब सी नज़रों से हम चारों को देख रही थी। ऐसा लग रहा था यहाँ पर वह हम में से किसी से नहीं डरती। मगर जैसे ही उसने अपने चेहरे से कपड़ा उतारा मेरे ऊपर तो जैसे कयामत टूट पड़ी थी। मेरे दोस्त उसको हवस की नज़रों से देख रहे थे। मेरे सामने खड़ी लड़की को गलत कमेंट कर रहे थे जबकि मैं तो मारे शर्मिंदा से सर उठाने के काबिल नहीं था। इतनी देर में दुकान के शटर पर किसी के आने की आहट हुई। मैंने दुकान का शटर खोला। आने वाली हस्तियों को देखकर मेरे पसीने छूट गए। सामने ही मेरे माँ बाप के साथ मेरे दोस्तों के माँ बाप और पत्नियाँ थीं। सामने खड़ी लड़की को देखकर मेरे दिमाग में उन लड़कियों की बद्दुआं गूंजने लगी। एक दिन आएगा जो कुछ तुम कर रहे हो और सब तुम्हारे आगे आ जाएगा। और आज वह दिन आ गया था। वह गरीब लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी सगी बहन थी। हम अपने माँ बाप के सामने नज़रें उठाने के काबिल न रहे। मेरी बहन को कहा, मैंने तुम्हें कितना समझाया था लेकिन तुमने मेरी बात ना सुनी। तुम भाभी के साथ गलत करते रहे। इधर मेरा पति भी तुम्हारा गुरु निकला। वह भी यूं ही बाहर मुंह मारने के आदी बन चुका था। अगर मैं उसे बाहर जाने से रोकती तो वह मुझे वहीं धमकी देता जो तुम भाभी को देते थे। अगर मैंने किसी से कुछ कहा वह मुझे डिवोर्स दे देगा। वही मुझे रोज़ मारपीट करके तुम्हारे दुकान पर भेजता था, जाओ सौदा लेकर आओ। क्योंकि वह खुद कोई काम नहीं करता था इसलिए मैं तुम्हें मना करती थी, ना लो किसी की शराब। मगर तुमने आज देख लिया ना अंजाम। इतने में पुलिस आई और मुझ समेत मेरे दोस्तों को कैद करके ले गई। मेरे दोस्तों को 5-5 साल की कैद हुई जबकि घर से मेरी पत्नी की लाश मिल जाने के बाद मेरा जुर्म और कत्ल साबित हो चुका था। मुझे उम्र कैद सज़ा सुना दी गई थी। तब से अब तक मैं जेल में हूँ। मेरी सज़ा के 8 साल बीत चुके हैं लेकिन उसके बीच जो तकलीफ़ सज़ा मुझे घर वालों ने दी, मैंने पापा और अपनी बहन के कदमों में अपना नाक रगड़ लिया था मगर उन्होंने मुझे माफ़ ना किया था। मेरी वजह से मेरे माँ बाप और बहनें लोगों को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा था। मेरी बहन की तो डिवोर्स हो गई थी और मेरे घर वाले इस शहर को छोड़ने पर मजबूर हो गए थे।
मैं रोज़ भगवान से अपने द्वारा किए गए पापों की क्षमा मांगता हूँ। काश भगवान मुझे माफ़ कर दे, और यही उम्मीद मुझे अपने घर वालों से भी है। न जाने वो मुझे कब माफ़ करेंगे और करेंगे भी या नहीं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।